हिमांशु हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कह रहे थे कि सबका सहयोग रहे, सदन सत्र चलना चाहिए, इन सब के बीच थोड़ी देर पहले यशवंत सिन्हा भी सामने आए। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र को बचाना है तो उनको मतदान कीजिए। जो लोग मूर्ति, रबर स्टैम्प, प्रजातंत्र के लिए खतरा आज द्रौपदी मुर्मू को बता रहे हैं, तो आज इंसिडेंट याद आता है सीएनटी सीपीटी एक्ट संशोधन विधेयक हो रघुवर दास के समय पर। उसको चाहे उसमें वापस कर देना हो, चाहे टीएसी के गठन में संशोधन की बात हो, उससे उस समय भी उन्होंने वो वापस कर दिया। तो वो शख्स जो इस तरीके के फैसले राज्यपाल होने के वक्त लेता हो, उसको क्या मूर्ति और इस तरीके के नाम से बुलाया जाए या संबोधित किया जाए? सही है? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को आहत नहीं हो। क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो है असंसदीय भाषा के शब्दकोश को लेकर जो है एक तरीके से नए उसमें शब्द ऐड किए गए। तो मुझे लगता है इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है राजनीति में होना नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष के अंदर जब भी इस तरीके से टारगेट किया जाता है सरकार को, तो इसी तरीके से किया जाता है, या सरकार की तरफ से विपक्ष को कभी भी टारगेट किया जाता है, यही एक तरीका होता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को रबर स्टैंप या मूर्ति कहकर जिस तरीके के शब्दावली का प्रयोग किया गया है, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो या आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हो, ये ठीक परंपरा नहीं है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो मनमोहन सिंह को वो मौनी कहते थे कि वो चुप रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, मौनी बाबा है। तो ये जो तरीका है, इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप या ये जो भाषा है, ये अमूमन आपको देखने को मिलेगी जब इस तरीके के मौके आएंगे, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो। तो राजनीति में इस तरीके की शब्दावली जो है अमूमन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग नहीं होगा तो राजनीति को लेकर जो लोगों के मन में भावना है वो थोड़ी सी और अच्छी होगी। नहीं तो जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, उससे ये हमेशा कहा जाता है कि राजनीति का जो स्तर गिर रहा है वो कहीं ना कहीं कहां जाकर रुकेगा, ये देखने वाली बात है। तो आज यशवंत सिन्हा जो है वो द्रौपदी मुर्मू पर आरोप लगा रहे हैं। याद कीजिए 2014 के कुछ समय बाद तक वो जब भारतीय जनता पार्टी में थे, तब उन्होंने इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग जो है वो ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए किया था, ना द्रौपदी मुर्मू या कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे किसी व्यक्ति के लिए। एक चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी है कि यशवंत सिन्हा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है, जो आज विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। और खुद आप अंदाजा लगाइए कि यशवंत सिन्हा को अपनी हार किस तरीके से सामने दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी, क्योंकि वो टीएमसी ज्वाइन कर चुके थे, उसके बाद ममता बनर्जी कह रही है कि अगर हमको मालूम होता कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो एनडीए की उम्मीदवार होने जा रही है तो हम यशवंत सिन्हा को समर्थन नहीं करते। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये यशवंत सिन्हा के लिए सेटबैक था। जिस पार्टी के अंदर वो गए थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, वहां की नेता, सबसे बड़ी नेता वो ये कहे कि अगर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, उन्हें मालूम होता तो वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती। तो ये कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा के लिए इस वक्त जो है एक तरीके से कहे आहत करने वाली बात थी। और आप देखिए कि एक एक करके जो है यूपीए के कई घटक दल जो है वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको देखिए, ममता बनर्जी का ऐसा बयान आ जाना, उसके बाद समर्थन, क्योंकि शिवसेना भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रही है, जेएमएम भी कर रही है, राजभर की पार्टी भी चली गई साथ। लेकिन आप आहत होने की बात कर रहे हैं, तो आज स्थिति क्या दिख रही है? क्योंकि उनके बेटे अपने पिता को वोट करेंगे या फिर वो पार्टी के साथ जाएंगे, ये भी दिलचस्प होने वाला है। और इससे कितने वो आहत होते नहीं होते वो भी देखना होगा। देखिए, बिल्कुल ये बात सत्य है कि जयंत सिन्हा किस पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि पार्टी की लाइन से मुझे नहीं लगता कि जो है जयंत सिन्हा वो बाहर जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। 2018 के अंदर बजट के बाद जो है वो यशवंत सिन्हा ने एक आर्टिकल लिखा था एक अंग्रेजी अखबार में। उस आर्टिकल का जवाब जो है वो जयंत सिन्हा ने आर्टिकल लिख कर दिया था। तो एक तरीके से कहा जाए कि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो जयंत सिन्हा के लिए आज बड़ी दुविधा है कि वो अपने पिता के पक्ष में वोट करेंगे या पार्टी की लाइन पर जाकर वोट करना है। लेकिन इतना जरूर है, कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा जब वोटों की गिनती जो है 21 तारीख को होगी कि जयंत सिन्हा ने किस तरफ वोट किया। लेकिन ये मान के चला जा सकता है कि जिस तरीके से अभी तक उनका रुख रहा है और
और उन्होंने एक शब्द भी जो है ना पार्टी के खिलाफ बोला है, और जब जब पार्टी को जरूरत पड़ी है तो जयंत सिन्हा ने आके पार्टी का मोर्चा संभाला। चाहे वो यशवंत सिन्हा ने ही सरकार को घेरने की कोशिश की हो या सवाल खड़े किए हो, उनका जवाब जयंत सिन्हा समय समय पर देते रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जयंत सिन्हा जो है पार्टी लाइन पर ही वोट करने वाले हैं। लेकिन यशवंत सिन्हा की जो आज स्थिति है, उनका जो वो ये कहा जाए कि चुनाव से पहले उम्मीदवारों की घोषणा से पहले जो है उनके पक्ष में जो है वोट शेयर जो है लगभग जो है 48% के आसपास था। लेकिन अब वो घट कर अगर देखा जाए तो लगभग जो है 35% से नीचे जा चुका है। ये जो है यशवंत सिन्हा के लिए सोचने वाली बात है। क्यों एक एक करके जो है वो एनडीए के घटक दल तो साथ ही थे, लेकिन यूपीए के घटक दल भी जो है वो क्यों साथ छोड़कर चले गए, चाहे वो जेएमएम हो, बीएसपी हो। ठीक है, बिल्कुल, यानी यही एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप एकजुट होने की बात कर रहे थे, एनडीए तो अपनी ताकत दिखाई रहा है, एनडीए के साथ जो उनके घटक दल थे, मतलब बीजेपी के जो घटक दल थे वो तो साथ है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो यूपीए के घटक दल हैं उनमें से भी कई अब समर्थन द्रौपदी मुर्मू को करते जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी बीजेपी की रही। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला जो कि झारखंड से आती हैं, पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल बनी थी, और अगर आज वो जीतती हैं जैसे कि आसार दिख रहे हैं तो पहली राष्ट्रपति बन जाएंगे आदिवासी। तो कुल मिलाकर एक दांव बड़ा बीजेपी ने सामने रखा, और इसके चलते जेएमएम को भी हमें साथ देना पड़ा। साथ ही साथ राजभर की पार्टी भी आ गई, शिवसेना ने भी ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं जा रहे, लेकिन हम द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच देखिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। अमित शाह मतदान करने पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे।